बारे में। आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था संधि, और संधि वो टॉपिक है जिसमें हमें लगभग कंपटीशन की जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें 1-2 प्रश्न ज़रूर मिलता है। तो हमने संधि के प्रकार और एक संधि का जो भेद है, स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हमारा जो दूसरा भेद है संधि का, व्यंजन संधि, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन संधि के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन आ जाए, या फिर व्यंजन या स्वर आ जाए, या व्यंजन के सामने व्यंजन ही आ जाए, तो उससे जो शब्द बनने वाला होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं कि व्यंजन यदि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, अथवा व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए, तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि परिधन छेद परिच्छेद हो गया, परिधन छेद परिच्छेद हो गया। इसी तरीके से जगत धन अम्बा जगदम्बा हो गया। उसी प्रकार उत्धन चारण उच्चारण हो गया। अब हम इसके एक एक नियम के बारे में, और इसमें जो संधि की हम इसको अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ते हैं ताकि हमारे पढ़ने में सुविधा हो। इसलिए हम इसका पहला भाग जसत्व व्यंजन संधि कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जसत्व व्यंजन संधि किसे कहते हैं। जसत्व व्यंजन संधि के बारे में 1 नंबर है कि क, च, ट, त या प के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए पंचम वर्ण को छोड़ करके। अब कोई घोष वर्ण आ जाए, अब हमने घोष वर्ण व्यंजन संधि से पहले हमने जो स्वर और व्यंजन है, वर्णों का सामान्य वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें हमने घोष वर्ण अघोष वर्ण के बारे में पढ़ा था। तो ये बोल रहा है कि क, च, ट, त, प के बाद पंचम वर्ण को छोड़ करके अगर घोष वर्ण आता है तो अपने ही वर्ण का, यानी क का ग हो, अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है। परिभाषा देखते हैं कि यदि वर्ण के प्रत्येक वर्ग के यानी क, च, ट, त, प के बाद कोई भी घोष वर्ण आ जाए, लेकिन शर्त यह है कि पंचम वर्ण को छोड़ के यानी अंतिम वर्ण को छोड़ करके आना चाहिए, तो क, च, ट, त, प का अपने ही वर्ग का तीसरा अत्यर्थ ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। जैसे वाक धन यंत्र। अब वाक धन यंत्र, तो अब इसका जो ग है इसका अपना ही तीसरा वर्ण यानी ग बनता है, तो इसका बना वाग्य यंत्र। इसी तरीके से वाक धन दान, अपना ही तीसरा क का बना देंगे तो वागदान हो जाएगा। इसी तरीके से वाक धन देवी, वाग देवी हो जाएगा। दिक धन भ्रम, दिक भ्रम हो गया। इसी तरीके से कहे कि वाक धन हरि, वाग हरि हो गया। अच्छ, च का अपना ही तीसरा हो गया, आगे आदि आ रहा है तो हम लिखेंगे वाज आजादी, आजादी। इसी तरीके से अगला उदाहरण है षट धन आनंद। अब ट का अपना तीसरा ढ होता है तो षडानंद हो गया। उसी तरीके से षट धन ऋतु, षड ऋतु हो गया। षट धन रूप, षड्रूप हो गया। सत धन आचार, सत धन आचार सदाचार। सत धन आशय सदा से, सत धन आशय सदा से। इसी तरीके से जगत धन ईश, जगदीश हो गया। ये जो जगदीश ये उदाहरण है, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड
दोनों में आया था। इसमें एक में हलंत लगा रखा था और एक में हलंत, इसमें से शुद्ध अशुद्ध पूछा था। तो ये जो नियम है, मैं वो उदाहरण लेके आया हूँ जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम आगे वाला देखते हैं कि उदाहरण है कि भगवत धन गीता, तय का दय हो जाता है तो भगवत गीता हो गया। उसी प्रकार चित्त धन रूप, चिद्रूप हो गया। अब तय का अपना तीसरा दय होता है तो चिद्रूप हो गया। उसी तरीके से अप धन जय, पै का बै होता है तीसरा तो बन गया अपज। ए पै, पै का तीसरा बै हो गया, आगे वाला दय तो अपद लिख देंगे। उसी प्रकार से ती पै, तिप, पै का तीसरा बै हो गया, आगे आ रहा आदि तो तिपादि हो गया। उसी तप धन अंत, तिब्बत तिप धन अंत, तिब्बंत हो गया। उसी प्रकार से अप धन धी, अवधि हो गया। अब इसका जो दूसरा नियम है वो क्या कह रहा है कि कै च टे तै पै के बाद अगर पंचम वर्ण, उसमें क्या था कि पंचम वर्ण नहीं आना चाहिए और अगर घोष वर्ण आता है तो अपने वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब इसमें अब आपको घोष वर्ण समझना है तो इसके लिए हमने जो पहला और दूसरा वीडियो बनाया है उसमें घोष वर्ण अघोष वर्ण के बारे में हमने पहले ही चर्चा की है, तो आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। अब ये जो दूसरा नियम बोल रहा है कि कै च टे तै पे के बाद अगर पंचम वर्ण आता है तो अपने ही वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे यदि परिभाषा है कि यदि वर्ग के प्रत्येक वर्ण यानी कै च टे तै पै के बाद कोई भी पंचम वर्ण आ जाए तो कै च टे तै पै का अपने ही वर्ग का पांचवा अत्यर्थ य ण न म हो जाता है। कै का ण हो जाता है, च का य हो जाता है, ट का न्य, न तय का न और पै का मैं हो जाता है। अब हम इसके उदाहरण के बारे में उदाहरणों से समझते हैं। जैसे वाक धन मय, कै का यह हो गया तो वांगमय होगा। उसी तरीके से प्राग धन मुख, प्रांग मुख, प्राक धन मुख, प्रांग मुख। ये दूसरा जो नियम है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आगे वाला है कि दिक, दिक धन नाग, कै का अपना ही पंचम वर्ण यह होता है तो दिक धन नाग दिनांक हो गया। इसी प्रकार रि धन ऋक धन मंत्र, ऋग मंत्र हो गया। इसी प्रकार सट धन मास, मास हो गया। सट धन मूर्ति, क्षणमूर्ति हो गया। सट धन मुख, षणमुख हो गया। जगत धन माता, जगन माता हो गया। यानी तय का अपना पंचम वर्ण न होता है तो उसी प्रकार जगत धन माता, जगत माता हो गया। सत धन नारी, शन्नारी, तय का अपना पंचम वर्ण न होता है, आगे न आ रहा है तो आधा अधूरा और सत नारी यानी शन्नारी हो गया। उसके प्रकार चित्त धनमय, चिन्मय हो गया। उसी का एतत धन मुरारी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एतत धन मुरारी वाला है ना ये, एतत धन मुरारी, एतत धन मुरारी, एतन मुरारी। उसी प्रकार विद्युत धन मंडली, वृद्ध विद्ध धन मंडली, वृद्ध मंडली। आगे हम चर्चा करते हैं। आगे वाला जो उदाहरण है उसका है पनंग का हम संधि विच्छेद करेंगे। पत धन नंग, अपने ही वर्ण का पंचम तय के अपने वर्ण का पंचम वर्ण न होता है तो आगे न आ रहा, आगे पै के बाद तय का न लगा दिया, आगे आ रहा न, तो मिला के लिखेंगे तो हो गया पनंग। उसी तरीके से मरणमय, मरणमय का मर्त धनमय, किताबों में आपको मर्द लिखा मिलेगा कि मर्द धनमय मरणमय, ये गलत है लेकिन ये शुद्ध है कि मर्त धनमय। तय का न हो गया मरणमय, आगे आ रहा मैं तो मरणमय। मृत मरण मूर्ति, मृत धन मूर्ति, मरण मूर्ति हो गया। अप धनमय, अपमय हो गया। उपधनमय, उपमय हो गया। आगे वाली जो 2 नंबर की हम व्यंजन संधि को अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि का एक पहला भाग हमने पढ़ लिया। पहले भाग का हमने नाम था जसत्व व्यंजन संधि। अब हम दूसरे भाग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो दूसरा भाग इसका उपभाग है वो है कि चरत्व व्यंजन संधि। अब चरत्व व्यंजन संधि का एक हम नियम बनाया है कि द के बाद क व ख, त या थ, प या फ या स आता है
तो दय का तय हो जाता है। अब इसको कन्फ्यूज होते तो हमने इसका सूत्र बनाया कि दय के बाद यानी दादा के बाद काका तथा पापा के साथ कौन आते हैं, ताऊजी आते हैं। इसकी जो छोटी सी ट्रिक है कि दादा के बाद काका तथा पापा के साथ कै और ख काका, तय और थ तथा हो गया, पै और फ पापा हो गया और सह का मतलब साथ। इनके साथ में ताऊजी आते हैं। आ गया समझ में, ताऊजी आते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि यदि दय के बाद कख है, तथ है, पैफ है तथा श वर्ण आ जाए तो दय का तय आता है। अब इनको छोड़ करके कोई भी दय के बाद आता है तो उसका दय होता है, इसमें तय होता है। अब हम इसके एक एक जो उदाहरण है उसको बड़ी गहराई से समझेंगे। उदाहरण है कि उद धन कोच। अब तय का हमने क्या, दय के बाद क्या आ रहा है, क्या था कि दय के बाद काका तथा पापा के साथ ताऊजी आते हैं। तो दय के बाद अगर कोच आता है, क्या आता है, तो दय का तय हो गया तो बन गया उत्कोच। अब इसके बाद हम है कि उद धन कर्ष, उद धन कर्ष। अब उ दय आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो दय का तय बन गया। तो हम इसको मिला के लिखेंगे उत्कर्ष। क्या बना, उत्कर्ष। अब आगे वाला उदाहरण है कि शरद धन काल। सर दय आ रहा है, दय के बाद आगे क्या आ रहा है, तो आगे क्या आ रहा है तो दय का तय होगा। तो शरद धन काल का शरत काल हो गया। उसी तरीके से उद धन खनन, उत्खनन हो गया। उद धन तर, उत्तर हो गया। उद धन तीर्ण, उत्तीर्ण हो गया। उद धन थान, उत्थान हो गया। यानी उ दय के बाद थ आ रहा है, तथा तो तय आ रहा है तो तय, दय का तय हो गया। तो हम उ दय का तय लिख दिया अधूरा, आगे थान आ रहा लिख दिया, तो मिला के लिखा तो उत्थान हो गया। उसी तरीके से उद धन पन, उत्पन्न हो गया। शरद धन पूर्णिमा, शर दय का तय है तो शरत पूर्णिमा हो गया। उसी तरीके से उद धन शाह, उत्साह हो गया। उसी तरीके से आगे वाला जो संसद धन सत्र, संसदन सत्र, संशय दय का तो हो गया तय, आगे आ रहा शय, तो हम मिला के लिखेंगे तो संसत्र हो गया, संसत्र हो गया। उसी तरीके से संसद धन सदस्य, संसद धन सदस्य मिला के लिखा तो सदस्य हो गया। आगे 3 नंबर जो व्यंजन का 3 नंबर का जो भाग बांट करके पढ़ रहे हैं उसको है कि मूर्धन्य व्यंजन संधि। मूर्धन्य व्यंजन संधि में हम 1 नंबर नियम पढ़ेंगे कि ई या ऊ के बाद श या थ आता है, श या ध आता है तो श का हो जाता है, श या थ आता है तो श का ई या ऊ के बाद अगर श आएगा तो मूर्धन्य श हो जाएगा और थ का हो जाएगा ठ हो जाएगा। यदि परिभाषा है कि यदि ई या ऊ के बाद श या थ आता है तो श व थ का क्रम से यानी श का हो गया मूर्धन्य श और थ का हो गया ठ। अब हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 है कि वी धन सम। अब ई की मात्रा आ रही है, आगे से आ रहा है, यानी वी में ई की मात्रा है, आगे से है, तो उसका मूर्धन्य श हो जाएगा। तो मिला के लिखेंगे तो विषम हो गया। इसी तरीके से वी धन साध है, वी धन साध है तो हम मिला के लिखेंगे तो विषाद हो गया। अनु धन संगी, इसको मिला के लिखेंगे तो अनुसंगी हो गया। सु धन समा, अब सु में ऊ की मात्रा आ रही है, आगे श आ रहा है तो इसका मूर्धन्य श हो जाता है, यानी मिला के लिखा तो सुषमा हो गया। परिधन सद, ये इम्पोर्टेंट है, परिधन सद परिषद हो गया। परी के बाद यानी ई री में ई की मात्रा आगे से आ रहा है, ई के बाद स या थ आता है
तो स का मूर्धन्य स और थ का ठ हो जाता है, हमने पढ़ा। तो हम लिखेंगे मिला के परिषद, प्रतिधन सेद, प्रतिषेध हो गया। उसी तरीके अभिधन शेक, ई के बाद ई की मात्रा आ रही है तो ई के बाद आगे स आ रहा है तो हम इसका मूर्धन्य से हो जाएगा, तो मिला के लिखा तो अभिषेक। उसी तरीके से प्रतिधनस्ता, प्रतिष्ठा हो गया, प्रतिधनस्ता। इसमें दोनों नियम लागू हो रहे हैं। इसमें प्रति ई है, आगे स है, आगे थ भी है। तो हम ती का तो हो, ती अगर आ रही है तो आगे मूर्धन्य स हो गया और थ का ठ होता है, तो हम मिला के लिखेंगे तो प्रति अधूरा श, आगे थ का ठ, आखिरी मात्रा है तो बन गया प्रतिष्ठा। उसी तरीके से अनुधन स्थान। अब ऊ के आगे स भी है और थ भी है, तो स का बन गया मूर्धन्य स और थ का बन गया ठ। अब हम इसको मिला के लिखेंगे तो अनुष्ठान हो गया। आगे का उदाहरण हम देखते हैं। आगे का उदाहरण है कि प्रतिधन स्थान, प्रतिष्ठान हो गया। अगला उदाहरण है कि युधि धन स्थिर, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है। युधि धन स्थिर, युधि ई की मात्रा है, आगे श आ रहा है तो दंत मूर्धन्य श हो गया और थ का ठ बन गया। तो हम इसको मिला के लिखेंगे युधि शिथिर, युधिष्ठिर, अपवाद के रूप में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक दो अपवाद नहीं हो, तो हम इसके अपवाद है कि विधन सरक, विसर्ग होता है। अनुधन सार, अनुसार होता है। विधन स्थापित, विस्थापित होता है। विधन स्थापन, विस्थापन होता है। अब 1 नंबर नियम हमने पढ़ लिया। अब इसके मूर्धन्य व्यंजन संधि का जो 2 नंबर का नियम है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं 2 नंबर का जो नियम है। उसमें है कि स मूर्धन्य श, हमारी जो संधि चल रही है वो है मूर्धन्य, और इसमें भी नियम नंबर 2 है कि मूर्धन्य स के बाद अगर त या थ आता है तो स के बाद अगर त आएगा तो उसका ट हो गया, और थ आता है तो उसका ठ हो गया। अभी इसकी परिभाषा है कि यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ वर्ण आ जाए तो त व थ का क्रम से ट हो जाता है, यानी त का तो ठ और थ का ठ हो जाता है। अब हम जैसे उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो। तो है कि उत्धन कृश, उत्धन कृश, उसका लिखेंगे उत्कृष्ट, उत्धन कृश उत्कृष्ट, स धन कृश उत्कृष्ट हो गया। आधन कृश आकृष्ट हो गया। दृष्टधंती दृष्टि हो गया। वृषधंती वृष्टि हो गया। सरसधंती सृष्टि हो गया। उसी तरह से ससधंती षष्टि हो गया। ससधन आगे थ आ रहा है तो उसका ठ बन गया। अब हम आगे चर्चा करते हैं इसका जो 4 नंबर व्यंजन संधि में हम 4 नंबर का भाग पढ़ते हैं, अनुस्वार व्यंजन संधि। अनुस्वार व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो है कि मैं के बाद कै से लेकर के भय तक, यानी पंचम वर्ण को छोड़ कर के आता है तो उसका क्या होता है, अनुस्वार होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि सम धन कर शंकर आ गया, सम धन कर ये भी शंकर हो गया। उसके प्रकार सम धन कलप संकल्प हो गया। अलम धन कल हम अलम धनकार अलंकार हो गया। श्रम धन गम समगम हो गया। गम धन गा गंगा हो गया। उसी तरह श्रम धन घटन संगठन हो गया। भयम धन कर भयंकर हो गया। भयम धन कर भयंकर हो गया। आगे वाला उदाहरण है कि सम धन चार संचार हो गया। सम धन चित संचित हो गया। अब संचित ये भी सही है और ये भी सही है। उसी तरीके से सम धन जीवनी समजीवनी हो गया। सम धन जय संजय हो गया। आगे है कि सम धन ताप संताप हो गया, और संताप ये भी सही है और ये भी सही है। उसी तरीके से सम धन तोष संतोष हो गया।
सम धन दे है, संदेह हो गया। सम धन धारण, संधारण हो गया। सम धन धारण, संधारण हो गया, यानी मैं है वो अनुस्वार के रूप में ऊपर लगेगा। उसी तरीके से सम धन पूर्ण, संपूर्ण हो गया। सम धन भव, संभव हो गया। सम धन धी, संधि हो गया। अब इसके अपवाद पढ़ते हैं कि अपवाद में क्या है। सम धन उपसर्ग धन कृत धातु आएगा तो सम का आगमन हो जाएगा, यानी यदि सम उपसर्ग के बाद कृ धातु से बनने वाले शब्द आ जाए तो सम उपसर्ग और कृ धातु के बीच स का आगम हो जाता है तथा मय का अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि सम धन कृत संस्कृत हो गया, अब स का बीच में आगम हो गया। उसी तरीके से सम धन कृत, अब ये स है, ये बीच में इसका आगम हो गया। अब इसी तरीके से सम धन कर्ता, इसमें भी स का आगमन हो गया। इसी सम धन करण, अब इसमें भी स का आगमन हो गया, संस्करण बन गया। इसी प्रकार सम धन कार, अब इसमें भी स का आगमन हो गया, संस्कार हो गया। उसी तरीके से सम धन कार्य, इसमें भी स का आगमन हो गया तो संस्कार्य बन गया। अब अपवाद नंबर 2 है कि यदि अपवाद नंबर 2 है कि यदि परि उपसर्ग और उसके बाद अगर क्री धातु आती है तो इसमें मूर्धन्य स का आगमन हो जाता है। यदि परि उपसर्ग के बाद क्र धातु से बनने वाले शब्द आ जाए तो परि उपसर्ग में क्र धातु के बीच में मूर्धन्य स का आगमन हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि परिधन कृष, अब इसमें परि के बाद अगर क्र धातु आ रही है तो मूर्धन्य स आ गया, तो शब्द मिला करके बनाएंगे तो शब्द बना परिष्कृत। इसी तरीके से परिष्कृति है, इसमें भी क्र आ रही है तो इसके बीच में स का आगमन हो गया। उसी प्रकार परिधन कर्ता परिष्कृता हो गया। उसी प्रकार परिधन करण परिष्करण हो गया। आगे वाला उदाहरण है कि परिधनकार को हम मिला के लिखेंगे तो परिष्कार होगा, यानी इसके बीच में नियम के बीच के हिसाब से बीच में मूर्धन्य श का आगमन होता है। इसी प्रकार परिधन कार्य परिष्कार्य हो गया। अब इसका 2 नंबर का जो नियम है इसको हम पढ़ते हैं कि मैं के बाद अगर पंचम वर्ण आता है तो उसका क्या होता है। यदि मैं के बाद अगर पंचम वर्ण आ जाए तो मैं का अगले वर्ण यानी पंचम वर्ण का जैसा ही रूप रहता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि सम धन निकट, आगे वाला पंचम वर्ण आ रहा है तो उसके जैसा का जैसा ही पंचम वर्ण अधूरा पंचम वर्ण आ जाएगा। जैसे इसमें मैं है, आगे वाला न है पंचम वर्ण, तो हमें इसमें क्या आ गया, अधूरा न आ गया, यानी सन्निकट। सम धन निहित, सम निहित हो गया। सम धन मान, सम्मान, इसमें मैं आ रहा है पंचम वर्ण, मैं है तो अधूरा, आगे वाले का वैसा ही आ जाएगा। तो आगे वाला पंचम वर्ण है, मैं है तो मैं ही आएगा। इसी प्रकार समधन मोहन, इसमें भी मैं है तो मैं ही आएगा, सम्मोहन हो गया। इसी प्रकार समधन न्यासी, सन्यासी हो गया। आगे वाला जो 3 नंबर का नियम है वह है कि मैं के बाद य र ल व, जिसको अंतस्थ कहते हैं, य र ल व अंतस्थ कहते हैं। श है, यानी इसको उसम कहते हैं, तो इसका चंद्र बिंदु होगा। अब देखते हैं यदि अनुस्वार होगा, यदि मैं के बाद य र ल व अंतस्थ और श यानी उसम वर्ण आ जाए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, मैं का अनुस्वार हो जाता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे सम धन यम, अब इसके ऊपर मैं का क्या हो गया, अनुस्वार लग गया। इसी तरीके से सम धन योग, इसमें भी अनुस्वार लग गया, शब्द बन गया समयोग। सम धन रूप, इसमें भी ऊपर अनुस्वार लगा, समरूप। सम धन रेखा, संरेखा हो गया। सम धन राष्ट्र, सराष्ट्र हो गया। सम धन रचना, संरचना हो गया। सम धन लाप, संलाप हो गया। सम धन लग्न, अब इसके ऊपर क्या हो गया, अनुस्वार, मैं का अनुस्वार, आगे वाला वैसा का वैसा ही
रहेगा। उसी प्रकार सम धन लिखित, इसमें भी अनुस्वार आ गया तो आगे का वैसे लिख देंगे। सम धन लिखित संलिखित हो गया। सम धन वहनी, सम धन वहनी समवहनी हो गया। उसी प्रकार सम धन विधान संविधान। अब सम मैं का अनुस्वार आगे विधान लिखा है तो वैसा का वैसे आ जाएगा, बना संविधान। उसी प्रकार स्वयं धन वर, अब मैं का अनुस्वार हो गया ऊपर तो इसको मिला के लिखा तो स्वयंवर हो गया। उसी प्रकार किम धन वंती किंवदंती हो गया। सम धन संशय संशय हो गया। आगे हम बात करते हैं कि सम धन सार संसार हो गया। सम धन सद संसद हो गया। सम धन हार संहार हो गया। सम धन शोधन संशोधन हो गया। अब व्यंजन संधि का 5 नंबर का जो भाग है उसमें है कि च का आगम संधि, यानी दो शब्दों के बीच में, दो वर्णों के बीच में एक च का आगमन हो जाता है। कैसे होता है इसको हम समझेंगे कि यदि किसी स्वर के बाद, अब कोई भी स्वर आ जाए उसके बाद अगर छ आता है तो स्वर और छ के बीच में च का आगमन हो जाता है। अब हम इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें इसके उदाहरण समझने पड़ेंगे। हम उदाहरण देखते हैं कि तरु धन छाया। अब ये ऊ है, इसके आगे आ रहा है छ आ रहा है तो इसके बीच में बोल रहा है कि च की संधि की स्वर के बाद अगर छ आता है तो बीच में च का आगमन हो जाएगा। दोनों के बीच में च का आगमन हो गया तो तरु धन छाया तरु छाया हो गया। उसी प्रकार वी धन छेद ई आगे छ आ रहा है तो बीच में च का आगमन हो गया, मिला के लिखा तो विच्छेद बन गया। उसी तरीके से अनुधन छेद अनुच्छेद हो गया, बीच में च का आगमन हो गया। प्रतिधन छाया, इसमें ई की मात्रा है, आगे छ आ रहा है, बीच में आ गया च का आगमन, शब्द बना प्रति छाया। उसी तरीके से वृक्ष धन छाया, इसमें ए की मात्रा, आगे वाले में छ आ रहा है तो दोनों के बीच में च का आगमन हो गया। तो इसका शब्द मिला के लिखेंगे तो वृक्ष छाया। आगे वाला है कि मात्र धन छाया। अब ए की मात्रा, इसमें छ है तो दोनों के बीच में च का आगमन हुआ और शब्द बना मातृ छाया। उसी तरीके से अगला उदाहरण है कि सालाधन छादन। आ की मात्रा है, इसमें छ है, दोनों के बीच में च का आगमन होगा तो दोनों को शब्द बना मिला के सालाच छादन। पितृधन छाया हो गया। आगे वाला उदाहरण है कि आधन छादन। आ के बाद च आ रहा है तो बीच में च का आगमन हो जाएगा छ के बाद, मिला के लिखा तो आच्छादित। प्रधन छन, यानी ए के बाद छ आ रहा है, दोनों के बीच में किसका आगमन होगा, च का आगमन होगा, मिला के लिखा तो प्र बीच में च लिख दिया, आगे वाला वैसा का वैसा ही, मिला के लिखा तो प्रचन। उसका व्यंजन संधि का जो 6 नंबर का जो भाग है वो है कि अहन संधि। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट 6 नंबर का भाग है, इसको अहन संधि कहते हैं। अब अहन संधि के 2 नियम हैं। नियम नंबर 1 है कि अहन के बाद अगर री आता है तो अहन का अहो बन जाएगा, यानी अहन के बाद अगर र आएगा तो अहो बन जाएगा। और अगर अहन के बाद र से कोई भी भिन्न शब्द आ जाए, भिन्न वर्ण आता है तो उसका अहर बन जाएगा। अब हम इसकी परिभाषा है कि यदि अहन के बाद र वर्ण आ जाए तो अहन का अहो हो जाएगा, और यदि अहन के बाद र से अगर कोई भी भिन्न वर्ण आ जाए तो अहन का अहर होता है। अब 1 नंबर का है, उसको हम पढ़ते हैं कि अहन के बाद अगर र आता है तो अहन का अहो होता है। जैसे अहन धन रूप, अब अहन का अहो हो गया, आगे आ रहा है रूप, तो अब अहन का अहो यानी अहो आगे रूप है तो रूप लिख देंगे, मिला के लिखा तो अहो रूप हो गया। उसी तरीके से अहन धन रश्मि, अहन के बाद
रे आ रहा है तो अहन का अहो हो गया, आगे मिला के लिखा तो अहो रश्मि हो गया, अहो। अब इसमें है कि अक्षी के बाद इसमें अधूरा वर्ण बचता है, अक्षी का ई चला जाता है, अक्ष बचता है, निशा का निश बचता है, रात्रि का रात्र बचता है। इसका दूसरा उदाहरण है कि अहन धन रात्रि, अहन धन रात्रि, तो अहन का अहो हो गया, आगे आ रहा रै, तो मिला के लिखेंगे तो अहो रात्र, क्या बना, अहो रात्र। 2 नंबर का नियम है कि अहन के बाद अगर रै से भिन्न वर्ण आता है तो अहन का अहर हो जाता है। जैसे अहन धन मुख, उदाहरण है कि अहन धन मुख, अब रै से भिन्न वर्ण आया तो हमारा शब्द बना अहर, तो हम रै अधूरा है तो मैं पे लग जाएगी तो अहर मुख हो गया। उसी तरीके से अहन धन निशा, अहर निशा हो गया। उसी तरीके से अहन धन अहन, अब अहन धन अहन आ जाए तो उसका अहर अह रह हो जाएगा। आगे जो 7 नंबर का व्यंजन संधि में 7 नंबर का भाग है ण् की संधि। अब ण् की संधि में क्या है कि री, रे या स के बाद अगर न आता है तो न का क्या हो जाएगा, ण् बन जाएगा। उदाहरण परिभाषा है कि यदि री, रे, मूर्धन्य स के बाद कहीं भी न वर्ण आ जाए तो न का ण् हो जाता है। जैसे उदाहरण है कि प्रधन नाम, अब रे आ रहा है नीचे, आगे न आ रहा है, तो उदाहरण बोल रहा था कि री, रे, स के बाद अगर कोई भी न वर्ण आता है तो न का ण होता है। तो हम इसका लिखेंगे प्र, न का ण बन गया, आगे मात्रा आके आरे मिला के लिखा तो परिणाम हो गया। इसी तरीके से प्रतिधन मान, प्रतिधन मान, उदाहरण में था कि प्रति धन मान, अब उसमें था कि रै आता है तो न आगे वाला जो न है उसका क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो मिला के लिखा तो प्रमाण हो गया। आगे वाला उदाहरण है कि परिधन नाम, न का रै के बाद आता है तो न का ण होता है, तो शब्द बना परिणाम। आगे वाला है कि परिधन मान, न का ण हो जाएगा, रै के बाद आ रहा है तो शब्द बन गया परिमाण। इसी तरीके से त्रिशधन ना, तृष्णा। आगे ऐसा ही उदाहरण है कि कृष्णधन ना, कृष्णा, यानी श के बाद अगर न आता है तो न का ण हो जाता है, तो कृष्ण का ण हो गया, शब्द बना कृष्णा। उसी तरीके से प्रधन न, अब न से पहले रे आ रहा है, रे के बाद न आ रहा है तो न का ण हो जाएगा, शब्द बना प्रणय। उसी तरीके से प्रधन आन, प्राण बन गया। आगे वाला जो उदाहरण है वो है रामायण। अब रामायण में 3 संधियां होती है, कौन कौन सी होती है, दीर्घ संधि, राम धन अयन, राम। अब इसमें भी और इसमें भी तो ए और ए मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, आ का, तो मिला के लिखा तो शब्द बना रामायण। उसी तरीके से हमने पढ़ा व्यंजन। अब दूसरा भाग है व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि में क्या बोला था कि रे के बाद अगर कोई भी रे के बाद अगर न आता है तो उसका न का ण हो जाता है, हमने अभी पढ़ा। तो इसमें क्या था, रे है राम के बाद न आ रहा है तो इसका शब्द बना न का ण हो जाएगा, रामायण हो गया। अब इसमें ही शब्द में अयादी संधि है, अयादी स्वर संधि। अब इसमें रामे यानी ये संस्कृत में इसको यूज में लेते हैं कि रामे धन अयन। अब ऐ की मात्रा ऐ का बन गया आय, ऐ का आय, राम, रामे में से ऐ की मात्रा निकली तो राम बच गया, आगे आय आय लिखा, आगे लिखा अन। अब हम इसको मिला के लिखेंगे, रा लिख दिया, मैं में आ की मात्रा, माँ हो गया रामा, यह में ए जुड़ा, यह आगे न आ रहा है तो रह के बाद न आ रहा तो न हो गया, शब्द बना रामायण। अब व्यंजन संधि का हम
8वां भाग पढ़ेंगे। 8वें भाग का नाम है व्यंजन लोप। अब कुछ व्यंजन लोप है, यानी कुछ से ऐसे वर्ण होते हैं जिसका लोप हो जाता है। अब हम उदाहरण के माध्यम समझते हैं कि युवन धन राज, अब ये न है, इसका लोप हो गया और शब्द बना युवराज। उसी तरीके से पक्षिन धन राज, न का लोप हो गया, शब्द बना पक्षीराज। मंत्री मंत्रीन धन मंडल, न का लोप हो गया, शब्द बना मंत्रिमंडल। उसी तरीके से मनस धन ईश, शब्द बना मनीष, न का लोप हो गया। मनस धन ईसा, मनस धन ईसा, मनीषा हो गया। मंत्रीन धन परिषद, न का लोप हो गया, मंत्री परिषद हो गया। प्राणीन धन विज्ञान, इसमें भी न का लोप हो गया, शब्द बना प्राणी विज्ञान। स्वामीन धन भक्त, शब्द बना स्वामी भक्त। अब है कि पतत धन अंजलि, तय का लोप हो गया, शब्द बना पतंजलि। अब है कि अपधन, अब धन ही, अब भय का लोप हो गया और है का बन गया भय, तो शब्द बन गया अभी। कब में कै का लोप, है का भय, शब्द बना कभी। तब धनहीन, तय का लोप, है का भय बन गया, तभी हो गया। सब धन ही, उसी तरीके से सब का भय का लोप, है का भय, सभी हो गया। आत्म धन विश्वास, आत्मविश्वास हो गया। अब जो 9वां भाग है व्यंजन संधि का 9 है कि तय या दय की संधि। नियम नंबर 9 की हम बात करते हैं कि तय या दय के बाद, तय या दय की संधि, यानी तय या दय के बाद अगर च या छ आता है तो च बनेगा। तय दय के बाद अगर ज या ज आता है तो ज बनेगा। च अगर ट आता है तो ट बनेगा। ड आता है तो ड बनेगा। ल आता है तो ल बनेगा। और अगर श आता है तो च और छ आगमन हो जाएगा, है का अध हो जाएगा। अब हम इसके एक एक के बारे में पढ़ते हैं। एक नंबर है कि नियम नंबर 1 है कि तय या दय के बाद अगर च या छ आता है तो तय और दय का च बन जाएगा। जैसे यदि तय और दय के बाद च या छ वर्ण आ जाए तो तय और दय का च हो जाता है। जैसे उत्धन चारण, तय का जय हो गया तो शब्द में उच्चारण। उसी तरीके से उत्धन छिन्न, अब तय का च हो गया तो उच्छिन्न हो गया, उच्छिन्न। उसी तरीके से उत्धन चाटन, उच्चाटन। उत्धन तय का च हो गया और आगे आ रहा उच्चाटन। उच्चाटन का मतलब होता है जूठा चाटना। उसी तरीके से उत्धन छेद, उच्छेद हो गया। उत्धन तय का, तय के बाद छ आ रहा है तो तय का हो गया च, तो मिला के लिखा तो उच्छेद हो गया। उसी तरीके से शरद धन चंद्र, ये इम्पोर्टेंट है उदाहरण कि शरद धन चंद्र, सर दय आ रहा है च के बाद तो दय का च हो गया, मिला के लिखा तो शरद चंद्र, सरच चंद्र हो गया। 2 नंबर का हमारा जो नियम है वो है कि तय या दय के बाद जय या झ आता है तो इसका ज हो जाता है। जैसे यदि तय या दय के बाद जय या झ वर्ण आ जाए तो तय और दय का ज हो जाता है। जैसे सत धन जन, तय का ज हो गया तो मिला के लिखा तो सजन हो गया। यानी तय और दय के बाद अगर ज आ रहा है तो तय का ज हो गया, मिला के लिखा तो सज्जन हो गया। उसी प्रकार आगे का उदाहरण है कि वृहत धन जंकार, इम्पोर्टेंट उदाहरण है। वृहत धन जंकार, तय के बाद ज आ रहा है तो वृहज जंकार हो गया। तय का ज आगे वाला वैसा का वैसा ही शब्द मिला के लिखा तो वृह जंकार हो गया। उसी तरीके से उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल, तय में ज है, आगे आ रहा है उत के बाद ज आ रहा है तो तय का ज हो गया, मिला के लिखा तो उज्ज्वल हो गया। ये उज्ज्वल वाला बहुत बार उदाहरणों में बहुत बार पूछा गया है, इस इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से उद्धन झटिका, तय के बाद ज आ रहा है तो ऊ के बाद तय का ज आ गया, मिला के लिखा तो उज टिका, उज टिका। उसी तरीके से विपत धन जाल,
तय के बाद ज आ रहा है तो तय का ज हो गया, मिला के लिखा तो विपजाल हो गया, विपजाल। 3 नंबर, 2 नहीं, ये 3 नंबर है। तो ये 3 नंबर का है कि तय या दय के बाद अगर ट आता है तो तय और दय का क्या बनता है, ट बनता है। जैसे यदि तय या दय के बाद ट वर्ण आ जाए तो तय और दय का ट हो जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि तत् धन टिका, तटिका हो गया, वृहद धन टिका। अब तय का ट बन गया ना, आगे ट आ रहा तो वृहद टिका हो गया, वृहद धन टंकार, वृहद टंकार हो गया। आगे का जो 4 नंबर का नियम वो पढ़ते हैं कि तय या दय के बाद ढ वर्ण आता है तो अधूरा ढ बनेगा। यदि तय और दय के बाद ढ वर्ण आ जाए तो तय और दय का ढ वर्ण होता है। जैसे उद्धन डयन, तो इसमें अधूरा बन जाएगा तय का ढ, मिला के लिखा तो उड्डयन हो गया, उत्धन ढीन, उड्डीन हो गया, वृहद धन डमरू, वृहद डमरू हो गया। इसी प्रकार 5 नंबर का जो नियम है कि तत्धन तय और दय के बाद अगर ल आता है तो अधूरा ल वो बन जाएगा तय और दय का। यदि तय और दय के बाद ल वर्ण आ जाए तो तय और दय का अधूरा ल हो जाता है। जैसे उत, तय के बाद ल आ गया तो तय का ल हो जाएगा। उत्धन लास, उल्लास हो गया। उसी तरीके से उत्धन लेख, आगे ल आ रहा है, पहले तय आगे ल आ गया तो तय का ल हो गया, मिला के लिखा तो उत्लेख यानी उल्लेख हो गया। उसी तरीके से पतधन लव, पल्लव हो गया, उत्धन लंघन, उल्लंघन हो गया। उसी प्रकार विधु धन लेखा, विधु लेखा हो गया, यानी विद्युत, विद्युत धन लेखा, विद्युत तय, तय के बाद लय तो तय का लय हो गया, मिला के लिखा तो विधु लेखा हो गया। उसी प्रकार 6 नंबर का नियम है कि तय व दय के बाद अगर श आता है तो तय और दय का तो च हो जाएगा और श का छ हो जाएगा। परिभाषा है कि यदि तय और दय के बाद स वर्ण आता है तो तय और दय का च और श का छ हो जाता है। अब हम इसको समझने के लिए उदाहरण देखते हैं कि उत धन सवास। अब तय के बाद स आ रहा है तो तय का तो बन गया च और श का बन गया छ, मिला के लिखा तो उच्छ्वास हो गया, उच्छ्वास, उच्छ्वास। उसी तरीके से उत धन श्रृंखला, उत धन श्रृंखला, उत धन, उत तय, तय के बाद आ रहा है श तो तय का बन गया च और श का बन गया छ, मिला के लिखा तो उच्च श्रृंखला। ये नियम इंपॉर्टेंट है 6 नंबर का। उसी प्रकार उत धन शासन, तय का च, श का छ, यानी तय के बाद क्या आ रहा है, श आ रहा है तो तय का हो गया च और श का छ, मिला के लिखा तो उच्छासन। उसी प्रकार शरद धन शशि, शरद शशि, शरद धन शशि, शरद शशि हो गया। आगे है कि श्रीमती धन शरत धन चंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है शरत। अब श्रीमत है, तय आ रहा है, इसके आगे श आ रहा है तो तय का तो बन गया च, श का बन गया छ, इसके आगे भी च आ रहा है तो इसका बन गया च। अब हम इसको मिला के लिखेंगे तो बना श्रीम छर चंद्र, श्रीम श्रीम चंद्र। आगे का जो 7 नंबर का जो नियम है अंतिम, तय या दय के बाद अगर है आता है तो तय और दय का तो अधूरा दय और है का ध हो जाएगा, ये भी अधूरा हो जाएगा। क्या कि तय या दय के बाद है वर्ण आ जाता है तो तय और दय का द हो जाएगा और है का क्या बन जाएगा, ध बन जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि उत धन हरण, क्या बोल रहा था कि तय और दय के बाद अगर है आता है तो तय का तो बनेगा, तय का क्या बनेगा, तय का बनेगा द और है का बनेगा ध। इसको मिला के लिखेंगे तो शब्द बना उदाहरण। उसी प्रकार उत धन हार, यानी तय का द हो गया और है का ध हो गया। अब हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये शब्द बना उद्धार, उत धन हार, यानी उत तय के बाद है आ रहा है तो तय का तो द हो गया और हा का या है का ध हो गया तो इसको मिला के लिखेंगे तो उद्धार हो गया। उसी प्रकार उत धन हरित, उत धन हरित, उत तय के बाद है आ रहा है तो तय का द हो गया, तय का द और
है का ध हो गया, मिला के लिखा तो उद्धृत, उद्धृत ये भी सही है और उद्धृत ये भी सही है। उसी तरीके से आगे का उदाहरण है कि मरुत धन हारिणी, इंपॉर्टेंट है ये, मरुत धन हारिणी, मरु तय, तय के बाद है आ रहा है तो तय का तो हो गया द और है का हो गया द। अब हम इसको मिला के लिखेंगे तो शब्द बना मरुदारिणी, मरु उदारिणी। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हमने व्यंजन संधि कंप्लीट कर लिया और हम इस व्यंजन संधि में क्या है कि व्यंजन संधि के बाद स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन ही व्यंजन आ जाए तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन लेखन में और बोलने में जो भी परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। तो आज हमने व्यंजन संधि को अच्छी तरीके से पढ़ा। आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और अब आगे का भाग विसर्ग संधि को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।